A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Improvement in Food Resources. बच्चों आज के लेक्चर में हम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रॉपिंग पैटर्न्स उनके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि इंडिया में हमारे भारत में कितने तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, कितने तरीके से फलों को लगाया जाता है, ओके, या सब्जियों को लगाया जाता है, ओके। Different ways of growing crop can be used to give maximum benefit. मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ओके। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक तरीका है, फिर इंटर क्रॉपिंग एक तरीका होता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग दोनों लगभग एक जैसे तरीके हैं जिसमें एक खेत में दो या दो से ज़्यादा फसलों को लगाया जाता है, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज़ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। एक साथ दो या दो से ज़्यादा फसलों को ग्रो किया जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग में, ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड में। फॉर एग्जांपल वीट एंड ग्राम, मतलब गेहूं और चने को ग्रो किया जाता है, और वीट एंड मस्टर्ड, ठीक है, गेहूं और मस्टर्ड को ग्रो किया जाता है, यानी सरसों को ग्रो किया जाता है एक खेत में, या ग्राउंडनट और सनफ्लावर को साथ में ग्रो किया जाता है। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। ये क्या करता है, इससे रिस्क रिडक्शन हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है, एंड इट गिव्स सम इंश्योरेंस, और ये इंश्योरेंस देता है। ये जो क्रॉप रोटेशन है या जो मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं हम, जिसमें एक से ज़्यादा फसलों को एक ही खेत में लगाया जाता है, इससे हमें एक इंश्योरेंस मिलता है। क्या इंश्योरेंस मिलता है कि एक फसल अगर ख़राब हो गई तो दूसरी फसल से हमें प्रॉफिट हो सकता है, ओके। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करना एक ही फील्ड पर डेफिनेट पैटर्न में, ठीक है, एक जैसे पैटर्न में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना, ठीक है। अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विथ अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप। एक कुछ रोज़ आती हैं एक क्रॉप की, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दो रो है आपकी कॉलीफ्लावर की, ओके, फिर दो रो है आपकी मस्टर्ड की, फिर नीचे दो रो है कैबेज की, ओके। तो फूल गोभी, फिर सरसों और फिर पत्ता गोभी, ये तीनों दो दो रो में लगाई गई हैं, ओके। टोटल 6 रोज़ यहाँ पर आपको देखने मिल रही हैं, ओके, जिस पे ये फसलें लगाई गई हैं। तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। एक खेत है, एक खेत में देख लीजिए आप, तीन अलग अलग वैरायटी की क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, ओके। इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। ऐसा नहीं है कि आप, डेफिनेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में। ऐसा नहीं है कि आप एक गोभी को यहाँ लगा दो, फिर एक गोभी को खेत के एंड में लगा दो, एक गोभी को बीच में लगा दो, ऐसा नहीं करना है। एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए जिस पे आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन प्लस मेज, सोयाबीन और मेज, या फिंगर मिलेट यानी बाजरा एंड काउपी, ओके, लोबिया। द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। क्रॉप्स इस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं कि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाए, ओके, एकदम अलग हो जाए। दिस एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड। ये इस बात की एश्योरिटी देता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई किए जा रहे हैं, एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे पेस्ट और डिजीजेस को स्प्रेड होने से रोका जाता है, ठीक है। कहाँ स्प्रेड होने से रोका जाता है, सारे प्लांट्स में बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड, ठीक है। दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। इस तरीके से दोनों क्रॉप्स जो है वो बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, ओके। द क्रॉपिंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। एक ज़मीन में, एक खेत में
अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करना प्री प्लान्ड तरीके से, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग क्रॉप्स को एक ही खेत में ग्रो करना, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, समय अवधि के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से। क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। क्रॉप रोटेशन अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन की मदद से किया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़, मॉइस्चर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की जो अवेलेबिलिटी है, डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड। वो ये बताता है कि किस तरह के क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है, ठीक है। वहाँ पर कैसा मॉइस्चर है, कैसा टेम्परेचर है, कैसी इरिगेशन फैसिलिटी है, यानी सिंचाई के क्या साधन हैं, वहाँ पर कुआं है, कोई नहर है, बोरवेल है, ट्यूबवेल है, तो ऐसी क्या सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर, उस सिंचाई की व्यवस्था के बेसिस पर क्रॉप की चॉइसेस डिसाइड की जाती है, किन क्रॉप्स को साथ में ग्रो करवाना है। ओके, इफ़ क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली, अगर क्रॉप रोटेशन प्रॉपरली किया जाए, देन 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। अगर ऐसा किया जाए तो 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साल में ग्रो किया जाता है विथ गुड हार्वेस्ट, ठीक है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का मैनेजमेंट, फसल को कैसे बचा कर रखा जाए। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, जो फील्ड क्रॉप्स हैं वो ढेर सारे वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीजेस से घिरे हुए होते हैं। मतलब ये जो फील्ड क्रॉप्स होते हैं, जो खेत में फसल लगी होती है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है, कीड़े मकोड़े लगने का डर रहता है, और अनवांटेड जो वीड होते हैं, वीड मतलब होते हैं ऐसे पौधे जो उग जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ती और जो बाकी फसल का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ओके, तो उन क्रॉप्स को बोलते हैं वीड। ओके, जो फालतू उगने वाले क्रॉप्स होते हैं खेत में, उनको बोला जाता है वीड्स। ओके, तो वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट। ओके, तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। एक खेत में जिन प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होती उनको अनवांटेड प्लांट्स बोला जाता है। तो वीड क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट होते हैं कल्टीवेटेड फील्ड में। फॉर एग्जांपल ज़ैंथियम, ज़ैंथियम एक तरह का, जिसको गुखरू बोला जाता है, ये एक तरह का वीड है। मतलब खेत में अगर ये ग्रो कर जाता है तो खेत में सपोज आपके गेहूं लगा है तो गेहूं को मिलने वाले न्यूट्रिशन और वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो इसके ग्रो करने से दूसरे प्लांट्स को इफेक्ट पड़ता है। ओके, ऐसे ही पार्थेनियम होती है, पार्थेनियम मतलब होती है गाजर घास, तो गाजर घास भी इसी तरह का वीड होती है। ओके, फिर तीसरा है मोठा, जिसको बोलते हैं साइपरनस रोटंडस। ओके, तो साइपरिनस रोटंडस जो होता है, जिसको हम मोठा बोलते हैं, वो भी एक तरह का वीड होता है। वीड मतलब अनवांटेड प्लांट होता है, ऐसा प्लांट होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। ये जो हैं वीड्स, ये कम्पीट करते हैं एक दूसरे से फूड, स्पेस और लाइट के लिए। किस चीज़ के लिए? फूड, स्पेस और लाइट के लिए। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स, वीड्स क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट लेते हैं, एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और क्रॉप की ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट, उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स क्रॉप के लिए डाले गए थे, या जो न्यूट्रिएंट्स आपने जो फसल लगाई है, चाहे गेहूं की लगाई हो, चाहे सरसों की लगाई हो, जो भी क्रॉप आपने लगाया है, उस क्रॉप के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अगर कोई, सपोज करिए आपके घर वाले किसी बच्चे को उठा कर ले आए, तो जो चीज़ें आपको पहले मिलती थी वो अब 2 पार्ट में डिवाइड होने लगेंगी। उस बच्चे को भी मिलेंगी, आपको भी मिलेंगी। पहले सिर्फ आप खा सकते थे घर पे वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल्स, वो चॉकलेट्स, अब वो शेयर आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, उस बच्चे को भी मिलेंगी। तो इसी तरह से वो वीड जो होते हैं वो अनवांटेड होते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, बट वो दूसरे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट को, जो क्रॉप है, जो फसल लगी हुई है, उसके न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है,
Therefore, removal of weeds from cultivated fields, जुते हुए खेतों से वीड्स का रिमूवल ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ की अर्ली स्टेजेस में ज़रूरी है फॉर अ गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी पैदावार के लिए यह चीज़ ज़रूरी है। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज। जनरली क्या होता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, ओके, मतलब जो कीड़े होते हैं जो प्लांट में लग जाते हैं, वो कीड़े 3 तरीके से प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, 3 तरीके से प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जो प्लांट आपने खेत में लगाए हैं उनको 3 तरीके से ये लॉस पहुंचाते हैं। सबसे पहला, वो रूट काट देते हैं, स्टेम काट देते हैं और लीफ काट देते हैं वो कीड़े। रूट स्टेम लीफ काटने से क्या हो जाता है, जो वाटर ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म है, पानी पहुंचाने के जो पाइप हैं जाइलम और खाना पहुंचाने के जो पाइप है फ्लोएम, वो उनको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है। दूसरा काम वो कीड़े क्या करते हैं, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल सैप यानी जो सेल में भरा हुआ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है प्लांट के लिए, उस न्यूट्रिएंट को वो सक कर लेते हैं, वो चूस लेते हैं। ओके, उस न्यूट्रिएंट को खुद खा जाते हैं वो कीड़े। जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी था उस न्यूट्रिएंट को वो कीड़े खुद खा गए। ओके। एंड थर्ड, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। तीसरा, वो स्टेम और फ्रूट्स को क्या करते हैं, काट देते हैं। ओके, स्टेम और फ्रूट्स में वो छेद करके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ क्रॉप एंड रिड्यूस ईल्ड। अब मैक्सिमम तरह की फसलों में आपने सपोज़ गेहूं की फसल या सपोज़ चने की फसल लगाई है, तो चने के ऊपर अगर ये कीड़े आ गए तो आपकी चने की फसल को ये बर्बाद कर देंगे। ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आपको एक खेत से 500 kg चना होना होगा तो आपको 200 kg चना ही मिलेगा। बाकी चना जो है वो ख़राब हो चुका होगा, ये कीड़े उस चने को ख़राब कर चुके होंगे। ओके। डिजीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। प्लांट्स में जो डिजीजेज होते हैं वो पैथोजेंस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, बीमारी फैलाने वाली चीज़ों को पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गया। ओके, तो ये सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको पैथोजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। ये जो पैथोजन है ये पानी में, मिट्टी में, हवा में, कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। ओके, और ये मिट्टी के थ्रू या पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर, या हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ये पहुंचते हैं। ठीक है। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। वीड्स यानी खरपतवार, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, और डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड से ये चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। अलग अलग तरीक़ों से ये चीज़ें क्या की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड जो है तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके है। पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कीटनाशक। कीटनाशक अगर हम प्लांट में छिड़क देते हैं तो ये कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन कीटनाशक से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब हम उस कीटनाशक वाली फसल को खाते हैं तो वो कीटनाशक उस फसल के अंदर भी थोड़ा सा आ जाता है, तो हमारे शरीर में भी वो कीटनाशक आ जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज़ द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड विच इंक्लूड्स, पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आ जाते हैं, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स। ठीक है। मतलब जो फालतू के हर्बिसाइड्स होंगे, कीड़े होंगे, और इंसेक्ट होंगे यानी जो वो बड़े वाले जो कीड़े होते हैं, और फंगिसाइड्स, फंगिसाइड्स मतलब जो फंगस होते हैं। ओके,
तो हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब्स को मारने वाले, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने वाले, और फंगिसाइड मतलब फंगस को मारने वाले पेस्टिसाइड। ओके, यानी वो केमिकल जो इंसेक्ट को मारते हैं, फंगस को मारते हैं, हर्ब्स को मारते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं खेतों में। ठीक है, अपनी फसल बचाकर रखने के लिए कीड़े मकोड़ों से। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट्स। इन केमिकल्स को क्रॉप प्लांट्स में स्प्रे किया जाता है और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल। और इनका इस्तेमाल किया जाता है सीड्स और सॉइल को ट्रीट करने में। ठीक है, सीड्स मतलब बीज और सॉइल मतलब मिट्टी। हाउएवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज केमिकल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इन केमिकल्स का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये केमिकल पॉइजनस हो सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि हम इन क्रॉप प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स। ये केमिकल्स जो हैं ये क्रॉप प्लांट्स पर स्प्रे किए जाते हैं और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल। और इनका इस्तेमाल किया जाता है सीड्स यानी बीज को और सॉइल को ट्रीट करने में। ठीक है, हाउएवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज केमिकल क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। हालांकि जो अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए इन केमिकल्स का तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सिंस दे कैन बी पॉइजनस, ये पॉइजनस हो सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, एंड कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइजनस हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। वीड कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। वीड को कंट्रोल करने के जो मैकेनिज़्म है उसमें मैकेनिकल रिमूवल भी आ जाता है। ठीक है, मतलब हाथ से उखाड़ कर फेंकना। मैकेनिकल रिमूवल का मतलब होता है लोगों को लगा दिया जाता है कि उन प्लांट्स को आप हाथ से उखाड़ करके फेंक दीजिए जिनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। प्रिवेंटिव मेथड जैसे सही तरीके से सीड्स को लगाना, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को प्रॉपर तरीके से ज़मीन पर गड़ाना या लगाना। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग यानी एक से ज़्यादा फसलों को एक ही खेत में लगाना, एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है हर साल अलग अलग फसल ग्रो करना। ये नहीं कि एक खेत को गेहूं से भर दिया जाए, सिर्फ हर साल उस पर गेहूं लगाया जाए। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। कुछ बचाव के तरीके ये हैं पेस्ट के अगेंस्ट कि यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी एंड समर प्लोइंग। ठीक है, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का इस्तेमाल करना और समर प्लोइंग मतलब गर्मी में खेतों की जुताई करना। इन विच फील्ड्स आर प्लॉड एंड डीप इन समर्स। इसमें क्या किया जाता है, खेतों को गर्मी में बहुत अंदर तक खोदा जाता है। ठीक है, जोता जाता है टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। वीड्स और पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो अनवांटेड प्लांट्स और पेस्ट हैं उनको उखाड़ कर फेंकने के लिए। ठीक है, तो ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू दी है एनिमल प्रोडक्ट्स की। अलग अलग एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया। ओके, तो मिल्क काऊ का, एग मीट और फिश, इसमें फैट, प्रोटीन, शुगर, मिनरल, वाटर और विटामिन्स कौन कौन से और कितने होते हैं वो दिए हुए हैं। जैसे मिल्क दिया हुआ है तो इसमें फैट 3.60 होता है, प्रोटीन होता है 4, ये क्या है परसेंट। ओके, शुगर होती है 4.50%, मिनरल्स होते हैं 0.70%, वाटर 87% होता है मिल्क में, और विटामिन होते हैं B1, B2, B12, D और E। कितने सारे विटामिन होते हैं। ओके, इन अलग अलग विटामिन से हमारे शरीर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। ओके, एग में फैट 12 होता है, प्रोटीन 13 होता है 13%। ओके, शुगर बिल्कुल नहीं होता है, मिनरल्स
1% होते हैं, वाटर 74% होता है, और विटामिन्स जो होते हैं वो B2 और D होते हैं। ओके, मीट में 3.60 होता है, फैट्स 3.60%, प्रोटीन होते हैं 21.10%, शुगर बिल्कुल नहीं होता है, मिनरल्स 1.10% होते हैं, वाटर होता है 74.2%, और विटामिन्स होते हैं B2 और B12। ओके, फिश में फैट होता है 2.50%, प्रोटीन होता है 19%। फिश में सबसे ज़्यादा, एक तरह से देखा जाए मीट के बाद फिश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ओके, एंड मिनरल्स होते हैं 1.30%, वाटर होता है 77.20%, और विटामिन कौन कौन से होते हैं? नायासिन, डी और ए। ओके, नायासिन कौन सा होता है? विटामिन B5। ओके, अब स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, यानी जो अनाज आपको खेत से मिलता है, जो भी आपने खेत में लगाया था, गेहूं लगाया था, चावल लगाया था, चना लगाया था, मूंग लगाया था, मूंगफली लगाई थी, जो फसल आपने खेत में लगाई थी, उसका स्टोरेज कैसे किया जाता है? सही तरीके से उसका स्टोरेज कैसे किया जाता है? स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। सबसे बड़ी बात, स्टोरेज लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, यानी जो एग्रीकल्चर आपने किया है, जिस भी चीज़ की आपने खेती की है, जो भी फसल आपने उगाई थी, उसमें आपको उस फसल को स्टोर करने में बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। ओके, अब उन लॉसेस को देखते हैं। कुछ बायोटिक लॉस होते हैं और कुछ एबायोटिक लॉस होते हैं। बायोटिक लॉस कैसे होते हैं? कीड़े लग जाना, आपने स्टोर करके एक जगह पर रख दिया, अब पूरे के पूरे आपके अनाज में कीड़े लग गए, ये एक लॉस हो गया। दूसरा, चूहों ने खा लिया आपके अनाज को। तीसरा, फंगस लग गए, ठीक है, माइट्स लग गए, बैक्टीरिया लग गए। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? बायोटिक लॉस हो जाते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों द्वारा। बायोटिक मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के द्वारा, यानी कीड़े हो गए, चूहे हो गए, फंगस हो गया, माइट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनके कारण जो आपने गेहूँ या चावल या कोई भी फसल को स्टोर किया है स्टोर रूम में, उस फसल को खराब कर देते हैं ये चीज़ें। इसको बोलते हैं क्या? बायोटिक लॉसेस। ओके, एबायोटिक लॉसेस कैसे होते हैं? पानी पड़ गया आपकी फसल पे, जो आपने स्टोर किया था उस पर पानी गिर गया, टेम्परेचर बहुत कम रहा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा, तो ये सारी चीज़ें भी अनाज को ख़राब कर देती हैं। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी एंड डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। मतलब देखिए, अगर कंडीशन सही नहीं है, जहाँ पर आपने अनाज को स्टोर किया है वहाँ की कंडीशन अगर गड़बड़ है, सही नहीं है, तो आपका जो अनाज है, जो भी आपने क्रॉप को स्टोर किया है, उसमें उसकी क्वालिटी बेकार होगी, ठीक है, वेट में कमी आ जाएगी, ग्रोइंग कैपेसिटी, मतलब उन सीड्स को आप दोबारा खेत में लगाओगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे ढंग से, कलर उनका चला जाएगा, ठीक है, जिससे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, आपके फसल की, आपके अनाज की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ओके, दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। ये फैक्टर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट से और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट से। वेयर हाउसेस के सिस्टमैटिक मैनेजमेंट से ये सारी चीज़ों को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। ओके, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। प्रिवेंटिव तरीकों का इस्तेमाल भी किया जाता है बिफोर ग्रेन्स आर यूज फॉर फ्यूचर यूज़। ग्रेन्स का इस्तेमाल करने से पहले, फ्यूचर यूज़ के लिए ग्रेन्स का इस्तेमाल करने से पहले प्रिवेंटिव तरीकों का भी यूज़ किया जाता है। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस, जो भी पैदावार हो रही है उसकी स्ट्रिक्ट क्लीनिंग बिफोर स्टोरेज। ओके, स्टोरेज के पहले। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट, प्रॉपर तरीके से सुखाना सनलाइट में, एंड देन इन शेड, और फिर शेड में सुखाना, एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट, और
केमिकल का इस्तेमाल करके फ्यूमिगेट करना। फ्यूमिगेट का मतलब क्या होता है? कीड़ों को मारना। जो भी आपकी फसलों में कीड़े लग गए हैं उन कीड़ों को मारने का काम कहलाता है फ्यूमिगेशन। ठीक है, अब हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है? उन जानवरों को पालना जिनसे हमें एसेंशियल चीज़ें मिलती हैं या जिनसे मिलने वाली चीज़ों को हम बेच करके पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे कैटल। कैटल में क्या क्या आ जाता है? गाय, भैंस, बकरी। ओके, फॉरेन में तो सूअर भी पालते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी हो गई। ओके, और भेड़ हो गई, शीप। ओके, तो काऊ, बफेलो, गोट, शीप। ओके, और फॉरेन वगैरह में तो पिग्स भी पालते हैं। तो ये सारे कैटल फार्मिंग के अंदर आ जाते हैं। ओके, फिर ये तो लाइव स्टॉक हो गया या कैटल फार्मिंग हो गया। फिर कुछ बर्ड्स को भी पाला जाता है जिसको पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में डक्स, हेन्स, ओके, और गूज, ओके, इन सभी चीज़ों को पाला जाता है, इन सभी बर्ड्स को पाला जाता है और उनके एग्स को बेचा जाता है। ठीक है, और उनको भी बेचा जाता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए मैं हर एक लाइन को रीड करके आपको उस लाइन का मतलब एक्सप्लेन करूँगा। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक, एनिमल लाइव स्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जो एनिमल लाइव स्टॉक है, एनिमल लाइव स्टॉक मतलब जानवरों का जो कलेक्शन है, जो जानवर मौजूद हैं उनसे, उनको पाल करके, उनको मैनेजमेंट करके पैसे कमाना कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री, या उनको पालने का तरीका कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। इट इंक्लूड्स वेरियस आस्पेक्ट्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फीडिंग। फीडिंग मतलब जानवरों को खिलाना। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है जानवरों को खिलाना। ठीक है, जो जानवर आप पालने वाले हैं उनको खिलाना। ठीक है, फीडिंग के बाद आ जाता है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब उन जानवरों को आपस में रिप्रोड्यूस करवाना। रिप्रोडक्शन से क्या होगा? रिप्रोड्यूस करवाने से क्या होगा? नए नए जो एनिमल बनेंगे, आगे उनकी जनरेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है, उनसे भी फ़ायदा लिया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारी गाय और बैल पाले, तो गाय बैल से जो बछड़े पैदा होंगे या बछड़ी पैदा होंगी, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं आगे। ठीक है, एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग में इतने तरह की फार्मिंग आ जाती है, कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री और फिश फार्मिंग। एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, और जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता है, द डिमांड फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट इज़ ऑल्सो गोइंग अप। मिल्क, एग्स और मीट की डिमांड जो है वो बढ़ती जाती है। ऑल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट, एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गाय, बैल जो भी आप पाल रहे हैं, जो भी एनिमल आप पाल रहे हैं, उनको एक अच्छे तरीके की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और सही तरीके का खाना, सही तरीके का उनको रहने की जगह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उनको, और उनकी ग्रोथ को अच्छा करना है, अगर उनसे जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनको अगर अच्छा करना है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। दस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, इससे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन भी इम्प्रूव हो जाता है। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में जाना। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, जिसमें एक से ज़्यादा फसलों को एक ही खेत में लगा दिया जाता है। इंटर क्रॉपिंग में भी यही होता है, लेकिन एक सही डेफिनेट पैटर्न में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले गोभी लगाई गई, फिर सरसों लगाया गया, फिर पत्ता गोभी लगाई गई। ओके, फिर क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में जाना कि हम कीड़ों से और दूसरे तरह के
अनवांटेड प्लांट्स या वीड वगैरह से हमारी फसल को कैसे बचा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। फिर ये जाना कि अलग अलग एनिमल प्रोडक्ट्स में कितने तरह के प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, शुगर वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आई होप आज के लेक्चर में आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। ओके, और जो भी डाउट हो आपको, आप मेरे से क्लियरली पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।